Welcome to Avanti Fellows. Hello students, this is Shivani ma'am and I'm a biology teacher. So what we are going to do in today's class, आज की क्लास में हम लोग जो आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं उन टेस्ट के बायोलॉजी पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को मे बी डिफिकल्टीज आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को विथ लॉजिक्स ट्राई करेंगे समझने का कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस में अगर आप लोगों ने कोई मिस्टेक्स किया है तो क्या मिस्टेक्स किया है। इफ स्टूडेंट ने किसी ने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है तो आप लोगों को और अच्छी अच्छी ट्रिक्स इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी कि कैसे आप लोगों को एग्जैक्टली एक पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है उसके अंदर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो आई ट्राई कि आप लोग अपने अपनी नोटबुक्स लेके बैठो सामने, सो दैट आप लोगों को कोई भी नई चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ ये शिवानी मैम ने बताया है, हम लोगों को नहीं पता था, तो आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं। एज वेल एज आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी साइड में लेके बैठो ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने जो अभी ये टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की किस डायग्राम बेस्ड था या फिर किस लाइन से आया हुआ था। एंड अगर आप लोगों ने वहाँ पे कोई मिस्टेक किया है तो वो मिस्टेक आपने क्यों किया है, किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से कोड होके आ सकते हैं, तो आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसके थ्रू। तो जस्ट ओपन योर नोटबुक्स एंड एज वेल एज योर एनसीईआरटी बुक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज योर 31 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन ने एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या हुआ है। लेट्स सी। Dough kept overnight in a warm place become soft and spongy due to। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमारा डो होता है, डो आप लोगों को पता है ब्रेड बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए जो डो मम्मी आटा बनाती है ना घर में, या उसको डो बोलते हैं। तो हम उसको पूरी रात रख देते हैं एक वार्म प्लेस में ताकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाए, उससे बनाने वाला इडली या फिर जो भी चीज़ उससे बनाते हैं वो अच्छा बने। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो ए ऑप्शन में लिखते हैं ऑस्मोसिस। क्या ऑस्मोसिस हो सकता है वहां पे? ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या हम उसको एक वार्म प्लेस में रख रहे हैं तो वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मूव कर रहा होगा जिस वजह से सॉफ्ट एंड स्पंजी हो गया होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या आपका डॉग खुद से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, उस वजह से सॉफ्ट एंड स्पंजी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर स्पॉन्जीनेस आता है, आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वो किसकी वजह से आता है कि उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। आता नहीं आता है? तो ऑस्मोसिस में कोई CO2 का प्रोडक्शन नहीं है, बाहर से उसने CO2 एब्जॉर्ब नहीं करना, उसको अपने अंदर से CO2 प्रोड्यूस करना है। सी ऑप्शन में बोलता है कोहेशन। कोहेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जिसमें आपका डो सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाए। डी ऑप्शन में दे आर सेइंग फर्मेंटेशन। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को पता है व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इज इट एरोबिक या एनारोबिक? सोच के बताओ जल्दी से। पढ़ा है ना आप लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के अंदर, ये हम लोगों ने पढ़ा है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है क्या होता है, CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है, जो कि इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों को एक सिंपल सी चीज पता है कि इसके अंदर आपका दो टाइप के प्रोसेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एक होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसके अंदर आप लोगों के CO2 का प्रोडक्शन होता है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि मैम एरोबिक में भी तो CO2 का प्रोडक्शन हुआ, एनारोबिक में भी CO2 का प्रोडक्शन हुआ, तो हमने फर्मेंटेशन ही क्यों बोला? कि इसका आंसर फर्मेंट, अभी मैंने बताया नहीं है फर्मेंटेशन, आप ही लोग बताओगे क्या आंसर होना चाहिए। बट जस्ट ट्राई टू थिंक कि एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा,
लेकिन जो एनारोबिक है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो जो हमने यहाँ पे डो रखा है, उस डो के अंदर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी? नहीं होगी ना। तो वहां पे जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन एब्सेंस में होगा या प्रेजेंस में होगा? ऑब्वियसली एब्सेंस में होगा। तो अगर किसी भी चीज का एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, जिसके अंदर आप लोगों का CO2 का प्रोडक्शन होगा। और डो के अंदर से CO2 निकलेगा तो बबल्स बबल्स उसके अंदर से निकलेंगे, और वो बबल्स बबल्स की वजह से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाएगा, जिसको खाने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई वी आर कॉलिंग द करेक्ट आंसर इज डी। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज डी ओनली। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चों का डाउट था उनको क्लियर हो गया होगा, जिसका कोई डाउट नहीं था उनको कॉन्सेप्ट रिकैप हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन्स आर H पॉजिटिव आयंस। तो कहाँ पे एक्यूमुलेट, कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? तो हमको पता है, अभी हमने देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक और चीज ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक आपको मिलेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई कॉन्सेप्ट बताना तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को एंड तक काम आएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना है। तो अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उस एरोबिक रेस्पिरेशन की इस वन इसकी मेन जो साइट होती है वो होती है कौन? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमको एक और चीज क्लियर हो गया, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे चल रहा है? इट इज हैपनिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक और प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं ETS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETS? सोच सकते हो? बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद आया ना? तो ETS इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं फंक्शन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, बट मैं सिंपली एक लैंग्वेज में बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बैंक। एकदम बैंक के जैसे होता है। अब आप सोचोगे मैम बैंक के जैसे क्यों है? कैसे है बैंक के जैसे? आपने पढ़ा है ना रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? बहुत सारी एनर्जी बनवाते हैं। फूड को हम क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं? एनर्जी के लिए। अब आप लोगों को, आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, लाइक कोई भी जॉब कर रहा है इंडिविजुअल या कुछ भी कर रहा है, तो जॉब करते टाइम क्या देखता है? उसको एक बेसिक डिमांड है ना कि उसको वहां से सैलरी मिलेगा। तो वो सैलरी उसको कैश की फॉर्म में भी मिल सकती है, उसको डायरेक्ट उसके बैंक में भी ट्रांसफर होकर मिल सकती है, या फिर उसको चेक भी दे सकते हैं उसकी कंपनी से, या फिर उसको पेटीएम गूगल पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब ये पेटीएम गूगल पे हर जगह अप्लाई नहीं होता, हर जगह QR नहीं मिलते। अब बोलोगे मैम हर जगह मिलते हैं, अब तो देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे अभी भी नहीं मिलते। चेक हर जगह आप लेके नहीं घूमेंगे कि आप 5 रुपए की चॉकलेट खरीदने के लिए गए, आप भैया को चेक दे रहे हो, लो भैया 5 रुपए का चेक, नहीं होगा ना। तो सबसे मेन जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है? आपका कैश। ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे मेन एनर्जी सोर्स क्या है? ATP। लेकिन हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या मिलते हैं? NADP और FADP भी मिलता है। ये क्या है? ये जी बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका पैसे किसकी फॉर्म में? चेक की फॉर्म में। चेक की फॉर्म में, या फिर आपको डायरेक्ट बैंक में दिया हुआ है, तो हर चीज के लिए आपको चेक को भी बैंक में लेके जाना पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट में हुआ, वहां से आपको कैश निकलवाना है, तब भी बैंक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे NADP से मेरे को एनर्जी चाहिए, मेन एनर्जी इज ATP। FADP से भी मेन एनर्जी चाहिए विच इज ATP। तो ये सारी की सारी ATP कहाँ से मिलेगी? बैंक से मिलेगा, और बैंक इन सबको लेके आपको ATP देता रहेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके और ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको इसका डिटेल नहीं समझ में आता है, आप एक लोग अपनी एक बार NCERT बुक रेफर कर सकते हैं। तो अभी इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, आपका मैं जस्ट आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है विच इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं हम उसको। और जो अंदर वाला सारा पार्ट होता है ना, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। तो ये जो आपकी ETS है, ये कहाँ पे रन हो रही है? ETS इज रनिंग इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपकी साइकिल रन हो रही है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो प्रोटॉन्स है कहाँ एक्यूमुलेट होंगे? आउटर में तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि
साइकिल ही कहाँ चल रही है, इनर मेम्ब्रेन में। तो हमारे पास ऑप्शन या तो मैट्रिक्स बचता है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इनर मेम्ब्रेन बचता है। यही तो ऑप्शन बचते हैं ना। अब देख लेते हैं इनको। तो इसके लिए आप लोग ना जरा इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपकी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये ऊपर ऐसे लेट्स सपोज ये मैंने जो यहाँ पे रेड से ड्रॉ किया, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर के बीच में स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर की साइड क्या है, मैट्रिक्स है। ऐसे ही है ना। तो ये ईटीएस कहाँ रन हो रहा है, इधर। ये रहा ईटीएस आपका। ये ईटीएस क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठा के किधर शिफ्ट कर रहा है, बाहर शिफ्ट कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन्स किधर एक्यूमुलेट होंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। सो करेक्ट आंसर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आया समझ में? आई होप आ गया होगा सब लोगों को समझ में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज glycolysis is also known as EMP pathway। अब EMP pathway की फुल फॉर्म आप लोग मेरे को बताएंगे। व्हाट इज EMP? एम्बिडॉन, मेयरहॉफ एंड पीफोर परनास। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग फूड का ब्रेक डाउन कराते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। और ये आपकी एक यूनिवर्सल साइकिल होती है, और वी कैन से दिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जो मेरे अंदर, आपके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर, कोई भी दुनिया पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी की बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इस ग्लाइकोलाइसिस इज हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? 10 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसको मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप सिखाऊंगी वहां पे। तो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है। अब कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम तो चाहिए होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करना। तो वो एंजाइम कहाँ पे मिलेंगे, तो ये हम सबसे पहले पता लगा लेते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस किधर चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो भाई इसके एंजाइम्स भी तो साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे ना, कहीं बाहर थोड़ी ना मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे, इन द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही होती तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिल जाता, न्यूक्लियस में चल रही होती तो न्यूक्लियर सेप में, और अगर आपके इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही होती तो वहां मिल जाते, जहां पे एग्जैक्टली प्रोसेस हो रहा है वहीं पे उसके एंजाइम्स होंगे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इज ए। 34, which statement is wrong for Krebs cycle? अब इसको समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए क्रेब साइकिल क्या होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्रेब साइकिल को याद करने के लिए एक बहुत सुंदर सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जो आप लोगों ने, हो सकता है बहुत बच्चों ने सुना होगा और बहुत बच्चों ने नहीं भी सुना होगा, बट विल ट्राई कि आज की क्लास में इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरी क्रेब साइकिल रिकैप कर लेंगे। ठीक है, रेडी हो ट्रिक जानने के लिए? तो देखो, सबसे पहले क्रेब साइकिल को याद करने की ट्रिक होती है, अ सिटी is kept silent for military operations। अब ऑब्वियसली एक साइकिल है, ठीक है, ध्यान से समझना है, साइकिल है। तो साइकिल के लिए जो उसका इनिशियल और एंड पॉइंट होता है वो ज्वाइंट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया, ए और ओ को। सो ए स्टैंड फॉर एसिटाइल को ए, सिटी फॉर सिटी। आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा साइकिल का। यहाँ पे मैं अभी साइकिल आपको जस्ट स्पीडली ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी। सिट्रिक एसिड इज फॉर आइसो सिट्रेट, केप्ट फॉर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, साइलेंट फॉर सक्सिनाइल कोए। सबसे पहले एंजाइम आएगा, फिर एंजाइम के बाद प्रोडक्ट आएगा, मतलब एस से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, सक्सिनाइल कोए एंड देन वी हैव सक्सिनेट। 4 stands for fumarate, M malate, ऑपरेशन ऑक्सालो एसिटेट, या फिर वी कैन कॉल इट ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है ना कि एसिटाइल कोए और ऑपरेशन मिलके दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड बनाएंगे। तो वी कैन राइट इट हियर, इधर से एसिटाइल कोए है हमारे पास,
ठीक है, एसिटाइल कोई ने किसके साथ कंबाइन किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी यहाँ पे। इसने कंबाइन करके क्या बनाया, सिट्रिक एसिड बना लिया। फिर सिट्रिक एसिड से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट। देन आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट से सबसे पहले क्या आएगा, सक्सिनाइल कोए। कोए इज व्हाट, सक्सिनाइल कोए एक एंजाइम है, तो पहले हम लोग एंजाइम लिखेंगे, सक्सिनाइल को ए, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट विच इज सक्सीनेट, फिर सक्सीनेट से क्या बनेगा, फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से मैलेट, एंड देन मेलेट से ऑक्सैलोएसिटेट। तो ये तो हमको पूरी साइकिल याद हो गई यहाँ पे कि साइकिल क्या है, एसिटाइल को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर ग्लूटारेट, फिर आपका सक्सिनाइल को सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट। डन यहाँ तक। अब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो आप लोगों को आते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी आप लोगों को आया होगा कि मैम यहाँ पे हमको ये याद नहीं रहता है कि किस स्टेप पे कौन से बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस बाई प्रोडक्ट को समझने के लिए आप लोगों को जस्ट इस साइकिल को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझना है। एसिटाइल को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से शुरू करते हैं, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, सबको याद रहता है। एसिटाइल को इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो जब 4 और 2 कार्बन कंपाउंड मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट इसी का आइसोमर है, तो यहाँ पे भी एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। फिर यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना ये एक 5 कार्बन है, फिर ये एक 4 कार्बन है, क्योंकि हमें यहाँ तक देखो 4 कार्बन लेके आना है तो हमको कम करनी पड़ेंगी अब कार्बन। दिस इज अगेन 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। बताओ समझ में आया कार्बन से। अब आप सोच रहे हैं मैम 6 कार्बन 5 कार्बन, एक कार्बन लॉस हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, इधर भी एक कार्बन लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2, 2 कार्बन का यहाँ पे लॉस होता है। अब कार्बन अकेले नहीं जाता है, अपने साथ एनर्जी को लेकर जाता है, और कार्बन अपने साथ एनर्जी लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ NaDH2। यहाँ पे भी एक CO2 निकला तो यहाँ पे भी एक NaDH2 लेके जाएगा। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका जैसे मैंने खुद याद किया हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट से आप एक चीज देखो, इस ट्रिक में अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, हमको एक सिटी को साइलेंट रखवाना है बिकॉज हमको सिटी के अंदर कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस करना है। तो किसी भी चीज को रखवाने के लिए, उसको केप्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी तो एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब जो हमारा केप्ट वाला स्टेप है, इस केप्ट वाले स्टेप पे वी नीड मोर एंड मोर एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे लग रहा है। सक्सीनाइल से सक्सीनेट सेम सेम प्रोडक्शन हो रहा है, सेम सेम, तो एटीपी का सेम, एटीपी की जुड़वा बहन जीटीपी ये प्रोड्यूस होगी। सक्सीनेट से फ्यूमरेट, यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी लेकिन वो उसी की फॉर्म में निकलेगी, फ्यूमरेट की फॉर्म में। तो फ्यूमरेट की फॉर्म कौन सी होती है, FADH2, एनर्जी की फॉर्म है ना FADH2। फिर मेलेट कोई एनर्जी नहीं, बट जब हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, बिकॉज वहां पे ऑपरेशन कराना है हमको, ऑपरेशन के लिए मेहनत लगेगी, तो यहाँ पे भी हमारा एक NaDH2 रिलीज होके आएगा। अब आप मेरे को बताओ इस पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर मेरा टोटल गेन कितना हुआ, 1 2 3, मेरा टोटल गेन में 3 NaDH2, 1 GTP, 1 FADH2 ये हुआ। बट दिस इज फॉर ओनली वन साइकिल, ये एक साइकिल के लिए है। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज TCA, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। आया समझ में ये चीज, आ गया होगा एक साइकिल। अब हमारे पास याद करो एसिटाइल कोए के कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, एसिटाइल कोए के 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जब 2 एसिटाइल कोए हैं तो साइकिल भी 2 बार रन करानी पड़ेगी हमको, करानी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे जो टोटल गेन हुआ वो क्या हुआ, कितने थे मेरे पास, 3 NaDH2 थे इन वन टर्न, मैं एक वन सिंगल टर्न का लिख रही हूँ, प्लस 1 FADH2 प्लस 1 GTP, दिस इज फॉर 1 टर्न। बट साइकिल कितनी बार रन हो रही है, 2 टाइम्स, तो इंटू 2 कर देना। अब आने वाले क्वेश्चंस में ना मैं फिर से नहीं बताऊंगी ये सारी चीजें, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम हमने पढ़ी थी साइकिल। अब फटाफट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से। चलो अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमको रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है, अब हम बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। देर इज वन पॉइंट इन द साइकिल जहां पे FADH2 का फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियसली FADH2 FAD पॉजिटिव से बनता है।
सक्सिनाइल कोए से जब सक्सीनेट बनता है तो एक एटीपी की जुड़वा बहन प्रोड्यूस होती है विच इज जीटीपी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, जुड़वा बहन है एडिनोसिन गुआनोसिन. फिर यहाँ पे साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए स्टार्ट हुई थी विद पाइरुविक एसिड, नहीं विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तब हमारे पास सिट्रिक एसिड बन के आया था. हमको रॉन्ग मिल गया है, यही रॉन्ग है. देर आर 3 पॉइंट, मतलब 3 बार ऐसे स्टेप है जहां पे NaDH2 का फॉर्मेशन हो रहा है. सो आर करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज हम लोगों को रॉन्ग पिक करना है. ठीक है, देख लेते हैं आंसर. या हमारा आंसर सही निकला है बिल्कुल. आया समझ में सबको बहुत अच्छे से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. अब आता है हमारा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स. ABCD हमको प्रोडक्ट बताने. ग्लूकोज से का हमने ग्लाइको अभी कराया था ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक 10 स्टेप प्रोसेस था जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते थे. उस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका पाइरुविक एसिड में. अब ये पाइरुविक एसिड आगे क्रेब साइकिल, जो अभी मैंने आपको क्रेब साइकिल पढ़ाया, इसमें आपका बनता है क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोए. ठीक है, फिर एसिटाइल कोए से आपका एंड में बनता है आपका CO2 H2O और बहुत सारी एनर्जी निकलती है. फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कैसा कराएंगे, ईस्ट के अंदर अभी हमने कराया था इथाइल अल्कोहल बनता है प्लस CO2 का प्रोडक्शन होता है. बट बैक्टीरिया के केस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जिसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड बनता है. अब आप खुद मैच करके मेरे को बता दो जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. तो हमारे पास अकॉर्डिंगली ए शुड बी पाइरुविक एसिड. ए पाइरुविक एसिड होना चाहिए. ए पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड है. सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से. बी इज व्हाट, CO2H2O. CO2H2O इथाइल अल्कोहल है, एलिमिनेट कर दिया. बचता है ऑप्शन ए और डी में से. फिर हमारे पास सी क्या है, सी इज लैक्टिक एसिड. सी इथाइल अल्कोहल, नो. सो द करेक्ट आंसर इज डी ओनली. क्लियर, हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया. डी. नेक्स्ट, in which of the following reaction of glycolysis a molecule of water is removed from the substrate. अब ये वही टाइम है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे. ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस व्हिच इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे. तो हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं. ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जहां पे एक ATP का यूज होता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है जिसके अंदर सारे 10 बाय एंजाइम्स आपके सामने लिखे हुए हैं. फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज, कोई वाटर नहीं निकल रहा है. सेम साइकिल आपकी एनसीईआरटी में भी है. तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, जब आपका 2 फोस्फोग्लिसरेट, इसको शॉर्ट में 2PGA भी बोलते हैं. इससे क्या बनना है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट विच इज इन शॉर्ट कैन वी कॉल इट पेप. फोस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे वाटर निकल रहा है. इसके अलावा आप पूरी साइकिल देख लीजिए, कहीं पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं है. तो देर इज अ वन स्टेप ओनली. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 पे वाटर नहीं निकल रहा था. 3 फोस्फोग्लिसरेट से नो. पेप से पाइरुविक एसिड में नहीं. 2PGA से पेप जब बन रहा था वहां पे वाटर का फॉर्मेशन था. आगे समझ में क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से है ये. आ जाओ नेक्स्ट. करेक्ट आंसर इज डी ओनली. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATP कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ. OP हमको कराना है. OP इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी हमने वो पढ़ा था ना हमारा बैंक. तो बैंक ही है ये बिल्कुल. बैंक में होता है ना कि अलग अलग आप लोगों के टेबल्स होते हैं. टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 पे जाओ. ऐसे ही हमारे जो आपका ETS होता है ना, ETS के अंदर भी 5 टेबल्स होते हैं. टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5. मतलब वहां पे उसको टेबल नहीं बोलते ETS में. वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5. तो ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है ना, इस 5th कॉम्प्लेक्स में आपका ये OP होता है. OP ऑक्सीडेटिव, इट मींस यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे. और ऑक्सीडेशन के थ्रू फोस्फोराइलेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ फोस्फेट रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फोस्फेट में अगर यहाँ पे लिख देती हूँ तो फोस्फेट रिलेटेड एनर्जी कौन सी है, ATP. ATP इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यही है ना.
तो अब बताओ, हमको पता है ये, हम लोगों को सिंपली याद रखना होता है कि 1 NADH गिव्स 2 ATP। जब हम बैंक में एक NADH को लेके जाएंगे एटीएस के पास, तो हमको रिटर्न में 2 ATP देगा। बट अगर हम लोग एक FADH2, नहीं सॉरी 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 माय बैड, 3 ATP देगा, 3 ATP, एंड FADH 2 ATP देता है। तब आप कैलकुलेट करके मेरे को बता दो, 2 NADH इज इक्वल्स टू 3 2 6 ATP एंड 3 इज व्हाट, 3 2 6, 6 और 6, टोटल आंसर इज योर 12। डन, यहां तक समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डी। सिट्रेट सिंथेज, नाम याद आया, सिट्रेट, सिटी, सिटी इज व्हाट, सिट्रेट। तो सिट्रेट बनवाने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस, कहाँ पे वो टीसीए चल रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चल रही थी। तो ये एंजाइम कहाँ होगा, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होगा। तो अगर आपका प्रोकैरियोट के अंदर चल रहा है टीसीए, तो उसके साइटोसोल साइटोपैथ, और अगर आपका यूकैरियोट्स है तो उनके अंदर, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, दोनों हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नहीं लिख के दिया हुआ है, हमको प्रोकैरियोट के लिए बताना है, यूकैरियोट के लिए बताना है। इफ दे वर आस्किंग अबाउट प्रोकैरियोट ओनली, सो आपका आंसर ए होना चाहिए। अगर इन लोगों ने यूकैरियोट्स के लिए सिंपली स्पेसिफाई करके हमको दिया होता, तब हमारा आंसर बी होता, बट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, दिस इज सी। नेक्स्ट, सिंगल टर्न ऑफ। अब ये क्वेश्चन आ गया जिसके लिए हमने अपनी पूरी मेहनत की थी सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ने में। अब इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे को जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या आंसर है। सिंगल टर्न के लिए पूछ रहा है, सिंगल टर्न, एक टर्न में क्या आएगी, कितना प्रोडक्शन होता है एक टर्न में, बताओ। सिंगल टर्न में, सिंगल टर्न में 3 NADH2 बन रहे थे, देख लेना, 2 नो, 2 नो, 3 NADH2, वेरी गुड, एक FADH2, 1 GTP, सो द करेक्ट आंसर सी। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने पूरी साइकिल के थ्रू इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा ह्यूमन फिजियो में, दिस चैप्टर इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोर्स माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट, जो हम लोग अभी, मैं नॉर्मली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आई बी टेकिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन मेरा चल रहा होगा, तो नॉर्मली आई एम टेकिंग 500 ml ऑक्सीजन एंड रिमूविंग आउट 500 ml ऑफ CO2, विच इज माई टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप कितना एक्सपायरेशन कर रहे हैं, दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपका 1000 है, एंड टाइडल वॉल्यूम 500। तो आपको पूछा आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो मेरी कैपेसिटी मेरे को पता लग गई ना कि मैं नॉर्मली बैठी हूँ तो 500 करूंगी, है ना। लेकिन अगर मुझे कोई फोर्सफुली एक्सपायरेशन कराएगा, तो आई कैन डू हार्डली 1000। तो दोनों को कंबाइन कर दो, वो मेरी कैपेसिटी बन गई, नॉर्मली 500, हार्डली हो तो 1500 हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 1500 ओनली। यहाँ पे इन्होंने रेजिडुअल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स के अंदर, हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, और वो रिमूव आउट होता है ड्यूरिंग, नहीं, आफ्टर द डेथ ओनली। ठीक है, कोई स्पायरोमीटर उसको मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ डेथ के बाद ही वो निकलेगा। होता है ना, पानी के अंदर किसी की डूब के डेथ हुई है, तो पानी के ऊपर अगर वो तैर रहा है ना, तो इट मीन्स अभी उसके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम है, अगर वो डूब गया तो डेड। नेक्स्ट, 40, करेक्ट आंसर बी था ना हमारा, हाँ बी था। 41, अब आ गया है अगेन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको एक डायग्राम, ये डायग्राम जब चैप्टर खोलते हैं ना, सबसे पहले डायग्राम यही दिया हुआ है। तो ए इज व्हाट, ए इज आर ट्रेकिया। ठीक है, ए हमारा ट्रेकिया है, सी हमारा एल्वेलाई है, और बी क्या है, ये हमारा बी हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है, डी लोअर एंड ऑफ द लंग। ठीक है, अब अच्छा लोअर एंड है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है ना। तो अब हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू विद ABCD, हम लोगों ने लिख लिया है। आपको एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है एज वेल एज विद देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो सी इज एल्वेलाई, सही है, बी इज नो, डी इज बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन, हाँ प्लूरल मेम्ब्रेन है, ए इज ट्रेकिया, एज ट्रैकिया। चलो देख लेते हैं, सी में बोलते हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑब्वियसली होता है। तो हमको करेक्ट बताना है ना, तो मेरे को तो ये करेक्ट लग रहा है।
फिर बोलता है लोअर एंड ऑफ द लंग, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग, क्या डायफ्राम इसको नहीं, डायफ्राम खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग्स के लोअर एंड को नहीं पुल डाउन करता है, तो ये इनकरेक्ट है। बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। बी क्या है, बी आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है जो रिब्स को दोनों साइड से, रिब्स को दोनों साइड से नहीं कवर अप करके रखती, एक साइड से कवर करके रखती है रिब्स को सिर्फ एक, बिकॉज प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, एक साइड वो आपके डायरेक्ट लंग्स के कांटेक्ट में होती है और एक साइड आपके रिब्स के कांटेक्ट में होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट, नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। क्लियर यहां तक? दे आर सेइंग सी, हमको करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है ना, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, नहीं सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आई थिंक दिस इज माय बैड, द करेक्ट इज ए। ए चेक कर लेना इसको, ठीक है, ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट आ जाओ 42, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमको मार्क करना है। एल्वेलाई थिन है, अभी हमने देखा, इरेगुलरली वॉल्ड है, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर से, करेक्ट है। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है क्या, थोरेसिक लाइन में नहीं, वो लंग्स के कांटेक्ट में होता है, लंग्स के टिश्यूज के कांटेक्ट में, तो ये हमारा फॉल्स है। लेरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है, दिस इज ट्रू, तो फर्स्ट ए और सी ट्रू है, तो हमको करेक्ट ही बताना है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का द बेस्ट वे इज मार्क ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मार्क करते जाओ एंड फिर एंड में उसको पिक कर लो, कौन सा आपको या करेक्ट बताना है ट्रू पिक कर लो, इनकरेक्ट बताना है तो फॉल्स वाले पिक कर लो। करेक्ट इज बी, बी था ना हमारा, या। नेक्स्ट, हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज, अब ये एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, बट नहीं, आप लोग आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, समझाते चलो आपको हैमबर्गर शिफ्ट क्या होता है। हैमबर्गर शिफ्ट एक कैसा प्रोसेस है, सिंपली मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने का ट्राई कर रही हूँ। ये मेरे पास हमारे बॉडी टिश्यूज है, ठीक है, दीज आर द बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के अंदर वी ऑल वेरी वेल नो यहाँ पे चल रहा होता है एक प्रोसेस विच इज योर सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन के अंदर आपका CO2 एंड वाटर का प्रोडक्शन होता रहता है, CO2 एंड वाटर का, तो टिश्यू से हमको CO2 उठाना है, हार्ट के अंदर लेके जाना है, फिर हार्ट उसको लंग्स तक लेके जाएगा, यही तो प्रोसेस हम लोगों ने हार्ट ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है। अब इस CO2 को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि CO2 को 20 से 25% ट्रांसपोर्ट हम लोग हीमोग्लोबिन के थ्रू कराते हैं, 70% आप लोग इसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कराते हैं, और रेस्ट 7% जो बच गया आपका वो किसकी फॉर्म में होता है, प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, ये आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमबर्गर जो शिफ्ट है ये जनरली बाइकार्बोनेट से रिगार्डिंग है, आई नो बहुत सारे बच्चों ने इसका ए मार्क करके आए होंगे कि हैमबर्गर शिफ्ट बाइकार्बोनेट शिफ्ट है, क्योंकि हमने वहां पे बाइकार्बोनेट वाला साइकिल पढ़ा था, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आरबीसी ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज योर आरबीसी। हमने क्या किया, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस CO2 को ट्रांसफर किया आरबीसी में, क्योंकि हमको इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आरबीसी के अंदर वाटर था ऑब्वियसली, तो CO2 गेट कंबाइंड विद वाटर एंड इसने एक एसिड बना लिया विच इज योर कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड ये रिएक्शन एक एंजाइम की बेस्ड होती है, दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कराता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देन जो हमारे पास एसिड बना है, एसिड का काम क्या है, H+ लॉस करना, तो यहाँ से H+ को लॉस करेगा एंड इट विल गेट फॉर्म्ड अ बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा, ये था हमारा कार्बोनिक एसिड, और इधर बन गया है बाइकार्बोनेट आयन। अब हमें इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, बिकॉज CO2 तो मिक्स हो गया ना इसके अंदर, अब हमें इसको शिफ्ट कराना है। अब ये शिफ्ट ना आरबीसी के थ्रू नहीं हो सकता, ये क्या करेगा, यहाँ से निकल के बाहर, क्या है आरबीसी के बाहर, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आ गया। अब एक चीज आप सोचो बच्चों यहाँ पे कि हमने क्या किया ना, आरबीसी के अंदर से नेगेटिव चार्ज को उठाया है, प्लाज्मा में शिफ्ट किया है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हुई या नहीं हुई, तो उस नेगेटिव चार्ज को
यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बाहर से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट अंदर कराया। बाहर था NaCl, NaCl ब्रेक होके बनाया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बाहर Cl ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया तो इसने Cl अंदर शिफ्ट हो गए, दिस इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट। और ये जो Na बचा ये Na के साथ कंबाइन करके बना लेगा NaHCO3, और इस NaHCO3 की फॉर्म में हमारा जो CO2 है वो ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कराया है, क्लोराइड का शिफ्ट कराया, नहीं कराया। दिस शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड इज नोन एज हैमबर्गर फेनोमेनन, इसको हम हैमबर्गर फेनोमेनन बोलते हैं। अब मेरे को बताओ समझ आया या नहीं आया आप लोगों को, व्हाट इज हैमबर्गर फेनोमेनन। हैमबर्गर फेनोमेनन बाइकार्बोनेट का शिफ्ट नहीं होता है, ये क्लोराइड शिफ्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज कोई भी हेल्दी ह्यूमन होगा तो कितना टाइम्स ब्रीथ कर सकता है, दिस इज वेरी सिंपल, 12 से 16 टाइम्स वो ब्रीथ करता है पर मिनट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, एम्फाइसीमा, ये आपकी जो रेस्पिरेटरी चैप्टर है उसके डिसऑर्डर्स में है डायरेक्टली। एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जो सबसे ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, वे पूछ रहे हैं एम्फाइसीमा डेवलप मेनली बाय किसकी वजह से होती है, ये आपके सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। नेक्स्ट 46, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते आपके लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। अभी मैंने आपको बताया था हमारे लंग्स कभी भी एक ऐसी वॉल्यूम है हमारे लंग्स के अंदर जो हमेशा रहती है, उसको हम मीजर नहीं कर सकते, डेथ के बाद ही वो बाहर निकलती है। तो क्या कर रही है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इवन लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके रखा हुआ है। आपके लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, किसी चीज के अंदर हवा नहीं होगी तो एक बार पिचक जाएगी, वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उस पिचकने को कम करने के लिए हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी ओनली। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को हम कभी भी स्पायरोमीटर के थ्रू मीजर नहीं कर सकते, नॉट मीजरेबल है ये। 47, अब आ गया है एक थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कितने कितने बच्चों ने मिस्टेक किया है ना, मेरे को एक बार आप लोग ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि मैम मैंने क्वेश्चन नंबर 47 में मिस्टेक किया है। अब ये मिस्टेक आप लोग फिर से रिपीट ना करो, उसके लिए विल ट्राई कि हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला ना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, अब ध्यान से समझना है। विच पाथ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 in the alveolus of the inferior lobe of the lung takes on its journey to the outside, मतलब हमको CO2 को एल्वेलाई से उठा के कहाँ तक लेके आना है, नोज तक लेके आना है, एज वेल एज माउथ तक लेके आना है। CO2 का ट्रांसफर करना है एल्वेलाई से नोज या माउथ में, तो रिटर्न मतलब रिवर्स डायरेक्शन में हमको चलना है। सबसे बाहर नेजल कैविटी होती है, पता है हमको, तो नेजल कैविटी तो सबसे एंड में आएगी। अब देख लो PP एंड में कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सबसे एंड में क्या होता है, सबसे एंड में हमारा एल्वेलाई डक्ट होती है, तो क्यू सबसे पहले, क्यू सब में दिया। फिर एल्वेलर डक्ट से निकल के कहाँ पे आती है, एल्वेलर डक्ट से निकल के आपके ब्रोंकस के अंदर ही आती है, या ब्रोंक्यूल्स में, पहले ब्रोंक्यूल आते हैं फिर आपका ब्रोंकस आता है, तो मतलब ऐसा आना चाहिए क्या, एस, तो इन्होंने यू दिया हुआ, इसको हमने कट कर दिया। अब हमारी कहानी बी और सी ऑप्शन के बीच में है, तो यहाँ पे बोलते हैं यू और वी, तो वी क्या है, वी इज योर ब्रोंकस। भाई पहले ब्रोंकस आएगा फिर ट्रेकिया आएगा, पहले ट्रेकिया थोड़ी ना आ जाएगा, कट करो। आगे हम चेक करेंगे ही नहीं, आप लोग चेक करके देख लो आगे वाले ऑप्शन। तो सबसे पहले एल्वियोलर डक्ट CO2, एल्वियोलर डक्ट से ब्रोंकियोल, देन आपके ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस के बाद आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आप लोगों का लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आप लोगों का एपिग्लोटस, एंड सबसे एंड में नेजल कैविटी। अब नहीं होगी ना इस क्वेश्चन में मिस्टेक, या आई होप नहीं होगी मिस्टेक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी ओनली। 48, if the oxygen dissociation curve shift toward left side it is associated with, अब इसको समझने से पहले हमको ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्लियर होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक बार ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन इट मींस हम यहाँ पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करा रहे हैं, किससे डिसोसिएशन करा रहे हैं, आपका जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है देन इट फॉर्म HbO2 एंड HbO2 इज नोन एज
HbO2 को क्या बोलते हैं आपका, दिस इज नॉन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, समझ आएगा सब। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट हैज 4 आयरन मॉलिक्यूल्स। तो एक एक आयरन एक एक O2 को पकड़ लेता है। तो इट मीन ये एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ट्रांसफर कर सकता है, 4 O2 ट्रांसफर कर सकता है एक हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके पास 4 हाथ है, चारों हाथों से एक एक पकड़ लेगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 4 है। 4 में से अगर हमारे पास सिर्फ एक के साथ कंबाइन हुआ है तो आउट ऑफ द 4 कितना परसेंट हमारा हीमोग्लोबिन यूटिलाइज हो चुका है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन यूटिलाइज, 4 में से एक तो 25% हुआ है, नहीं हुआ है। फिर जब इसने एक और O2 के साथ कंबाइन कर लिया तो 50% हो गया है, क्योंकि 4 है, 4 में से एक यूज हुआ तो 1/4 25%। जब 2 हो गया 2/4 50%। फिर एक और इसने पकड़ लिया, 3 हो गए तो 3/4 75%। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट होता जा रहा है। जैसे ही वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा वो टाटा बाय बाय बोल देगा कि बस और ऑक्सीजन मत आओ, मैं नहीं बाइंड कर सकता। तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, 100%, 4 को लेके जाना। तो इसी के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट कराया गया है जिसमें इधर हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इधर हम लिखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिखा 25 50 75 100। तो हमने जब पार्शियल प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन का तो पहले एक बाइंड किया, फिर बढ़ाया, फिर 2 बाइंड किया, फिर बढ़ाया 3, फिर ऐसे करके और 100 पे करते फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, आगे बाइंड ही नहीं करेगा। दिस इज योर कर्व। अब इस कर्व के अंदर अगर आ जाता है, 2 शिफ्ट आता है, आपका राइट हैंड राइट शिफ्ट और एक होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो ये है आपका, दिस इज योर राइट शिफ्ट और दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये राइट और लेफ्ट कब आता है। तो सिंपल आपको समझना है, राइट शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज बोहर इफेक्ट। इस बोहर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ है, एक सेकेंड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, फिर से लिखता है इसको, HbO2 जो है वो ब्रेक डाउन होके Hb+O2 बनाता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन यहाँ पे किया जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन कब होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तभी तो होगा। अब ऑक्सीजन का कम है तो किसका ज्यादा होगा, CO2 का ज्यादा होगा। CO2 इज अ एसिडिक गैस, तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच भी लो हो जाएगी और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ये होगा या नहीं होगा। लेफ्ट शिफ्ट को हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है, आपका Hb+O2 कंबाइन होके HbO2 बनाते हैं, मतलब फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन होगा आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन कब करेगा, जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा। ऑक्सीजन हाई हुआ तो CO2 कम, CO2 कम तो एसिडिक गैस कम, तो पीएच ज्यादा, क्योंकि बेसिक पीएच हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन भी कम हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन, इसी बोहर इफेक्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी पूछते हैं कब होगा, ये देख लेते हैं। डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, उसके एफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमसे लेफ्ट शिफ्ट में पूछ रहा है, राइट शिफ्ट में नहीं। तो यहाँ पे तो एफिनिटी ज्यादा हो रही है, कंबाइन हो रहा है। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है। और जब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो उसमें हाई एल्टीट्यूड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हाई एल्टीट्यूड में सिर्फ आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप होते हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन डिसोसिएशन इज द राइट शिफ्ट, यहाँ पे फॉर्मेशन है वो लेफ्ट शिफ्ट है, तो इससे तो होगा ही नहीं है। इंक्रीज एबिलिटी टू अनलोड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अनलोड थोड़ी ना करना है, लोड करना है लेफ्ट शिफ्ट में। Yes, the correct answer is D. Decreased P50 वैल्यू। P50 वैल्यू अगर कम हो गई हमारी तो हमारे पास जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम व्हाट इज P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू वो वैल्यू है जब आपका जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो 50%। अब 50% कब होगा, यहाँ पे होगा ना 50%, ये
दिस वैल्यू इज नोन एज P50। अगर ये P50 की वैल्यू कम हो गई है, इससे पहले आ रही है जहां पे आनी चाहिए उससे पहले, तब आपका जो शिफ्ट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट जाएगा। क्लियर यहां तक ये क्वेश्चन? सो करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, when CO2 concentration in blood increases, आपके ब्लड के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, आप प्रॉपर इनहेल नहीं कर रहे हो, इंस्पायरेशन आपका स्लो हुआ है, जिसकी वजह से आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन, आप एक्सपायरेशन की स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं भाई आएगा, ऑब्वियसली आप लोगों को सफोकेशन फील होने लग जाएगी। जब होता है ना बंद कमरे में, तो बंद कमरे में आप CO2 रिलीज करते जा रहे हो, और एटमॉस्फेयर में CO2 है, क्योंकि वहां पे कोई बाहर से ऑक्सीजन तो नहीं आ रही है, तो आपके ब्लड के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो अब क्या होता है, सांस फूलने लग जाती है। क्या ब्रीथिंग स्लो हो जाती है? नहीं, फास्ट हो जाती है। ब्रीथिंग बिकम फास्टर, सो द करेक्ट आंसर इज सी ओनली। क्या शैलो स्लो? नहीं होता, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट 50, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेकियल रिंग्स आर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की, जो आपकी ट्रेकियल रिंग्स होती है वो हाइलिन कार्टिलेज से, एग्जैक्टली वो सब हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। डॉर्सल साइड जो होता है थोरेसिक चैम्बर का इज फॉर्म्ड बाय, अब आपका थोरेसिक चैम्बर है, लेट्स सपोज इसको वैसे समझाते हैं, मेरा हैंड है, दिस इज थोरेसिक चैम्बर। आगे स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, पीछे डॉर्सल, आगे स्टर्नम वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड में आपका स्टर्नम नहीं वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम तो वेंट्रल होता है, तो ये इनकरेक्ट है। एक्सपायरेशन कब होगा? व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। क्या लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जब लंग्स के अंदर होगा ना, तब एक्सपायरेशन नहीं होगा, तब आपका इंस्पायरेशन होगा। तो हमारा ये भी इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ दीज नहीं भाई, सो द करेक्ट आंसर इज ए ओनली। नेक्स्ट 51, what are the three main layers that form the diffusion membrane? ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है, हमारे पास ये ऐसे कुछ डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये आपकी क्या है, एल्वियोलर कैविटी है। ठीक है, इसी एल्वियोलर कैविटी के बाहर आपका ऐसे ब्लड कैपलरी होता है, इस ब्लड कैपलरी के अंदर आपका ये आरबीसी। तो एक मेम्ब्रेन तो हमारा एल्वियोलाई की हो गया, एक ये बीच में हो गया सब्सटेंस, और एक मेम्ब्रेन ये हो गया। तो ब्लड कैपलरी की मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एंडोथीलियम होती है। ठीक है, और एक बीच में आपका बेसमेंट हो गया, और ये आपका जो एल्वियोला है, डिफ्यूजन कराते हो, कहीं पे भी डिफ्यूजन होता है किससे बना? थिन स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। तो बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा? थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, ब्रोंकियोल्स का नहीं होता है। बेसमेंट सब्सटेंस क्यूबोइडल एपिथेलियम, नो। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, ये रहा आपका, एंड आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट इज बी। नेक्स्ट 52, ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग समझते ना, फूड को निकलना। ठीक है, आपका जो ग्लोटस है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन इलास्टिक। अभी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज हमने पढ़ा है फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड और एयर दोनों के लिए। तो इधर से लेट्स सपोज ये फेरिंग्स आ रहा है, अब यहीं से फूड आ रहा है, यहीं से एयर आ रहा है, लेकिन ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक बन गया है फूड पाइप एंड अनदर वन इज विंड पाइप। अब हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि इधर से जो फूड विद गैसेस आ रहा है वो आपका प्रॉपरली अपने अपने पाइप में जाए। तो व्हाट वी हैव डन, विंड पाइप के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जो ओपन क्लोज होता रहता है, कार्टिलेज का बना है। तो इस वजह से सिर्फ गैसेस इसके अंदर जाता है, सारा फूड पार्टिकल फूड पाइप में जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आपको बात नहीं करनी चाहिए खाना खाते टाइम। होता है ना, खांसी आ जाती है, वो क्यों आती है? उसकी वजह से आपका जो एपिग्लोटिस है ये खुला रह जाता है एंड उसके अंदर आपका फूड पार्टिकल चल जाता है, तो ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्स एक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस सब नहीं दिया हुआ है, लिख भी लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, लैरिंग्स के अंदर ट्रेक एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू, कहाँ तक होता है ये आपके मिड थोरेसिक होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर। टोटल वर्टिब्रा कितनी होती है? अच्छा हमारे पास 12 होती है ना, थोरेसिक वाली 12 होती है। ठीक है,
कैविटी पे, एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइडेड है इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर ही आपका डिवाइड हो जाता है। जैसे ये ऊपर से आया ना, तो ये आपका विंड पाइप है, ऐसे ये ट्रैकिया, और ये आगे फिफ्थ पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। 53, अभी ये वही डायग्राम है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। ए इज एल्वियोलर कैविटी। ठीक है, तो देख लेते हैं ए एल्वियोलर कैविटी यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये ए एल्वियोलर कैविटी। ये क्या है, यहीं से सारा एक्सचेंज होता है, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, देख लेते हैं। ए बी सी डी लेबल्ड है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है इनके फंक्शंस के साथ हमको उनको। तो सी में बोलता है आर्ट्रियल कैपिलरी है, जो ऑक्सीजन लेके जाएगी टिश्यूज तक, नहीं, ये इनकरेक्ट हुआ। डी कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ OCO2, नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है कैपिलरी वॉल में। तो एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस इज द करेक्ट। एंड बी इज योर बेसमेंट, डी बी को क्या बोल रहे हैं, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ, नहीं, CO2 और O2 दोनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। और बी यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस है, कैपिलरी वॉल नहीं है, बेसमेंट सब्सटेंस है। कैपिलरी वॉल O2 CO2 को लेके जाएगी, बट डी इज नॉट बेस कैपिलरी वॉल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सी यहाँ पे आरबीसीज है। चलो, ये क्वेश्चन हुआ, सो द करेक्ट आंसर इज बी। देख लेते हैं, या बी। What is the function of conducting part of the respiratory system? हमको पता है हमारे पास दो रीजन, दो पार्ट्स होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। एक होता है आपका कंडक्टिंग पार्ट, और एक होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, इनके अंदर ये डिफरेंस है। कंडक्टिंग का काम है एयर से गैसेस को उठा के आपके लंग्स के एंड पॉइंट तक लेके जाना, मतलब टर्मिनल पार्ट तक लेके आना। और रेस्पिरेटरी पार्ट में का काम है सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन कराना इसका। अब यहाँ से एयर आ रही है टर्मिनल तक, तो इसी बीच में क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, और उसके अंदर 10 पार्टिकल्स तो कर ही लेगा। तो ये सारे फंक्शंस क्या कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट कर रहा है। तो ऑप्शंस में देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई कर रहा है, क्लियरिंग एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, एग्जैक्टली, ह्यूमिफाइंग, सारे सही हैं। फंक्शंस करेक्ट बताने थे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट इज डी ओनली। 55, अ पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली एट रेस्ट, अभी जैसे मैं रेस्ट में हूँ, इनहेल एक्सेल कर रहा है, तो हाफ लीटर मतलब 500 ml, याद आया, 500 ml इज टाइडल वॉल्यूम, सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, ये तो सबने कर दिया होगा। करेक्ट इज बी। 56, ये हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आया, बट डोंट वरी, समझते हैं इसको अच्छे से। पीपल लिविंग एट सी लेवल, समुद्री लेवल पे जो रह रहे हैं, उनके आरबीसी का काउंट 5 to 5.5 मिलियन है, जो आपने ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है। जबकि वो लोग जो इतनी हाई पहाड़ों पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, उनका ये काउंट 8 मिलियंस है। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड्स में एल्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, आपका लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन की कमी है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को कैरी करने वाले कौन है, आरबीसी। तो हम जितनी भी ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा आरबीसी के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर कराएंगे, ताकि इंसान को सफोकेशन फील ना हो। तो इसका मतलब आरबीसी का काउंट जो है 5 मिलियन से 8 मिलियन हम यहाँ पे हो जाता है, नेचुरली ये प्रोसेस है, खुद से नहीं करते। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए मोर आरबीसी आर नीडेड, ताकि वो O2 को ले पाए फटाफट। ये करेक्ट मेरे को लग रहा है। यूवी रेडिएशन नो, पीपल ईट मोर नो, पीपल गेट पोल्यूशन, नहीं भाई, सिंपल सा ये आंसर है। करेक्ट इज ए। 57, फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, O2 और CO2 को ट्रांसफर करने के लिए जैसा हमारा ब्लड है नॉर्मली वैसे ही चाहिए। हमारा ब्लड क्या इतना होता है, अराउंड 7.4 के अराउंड आप इसका पीएच कंसीडर कर सकते हैं, तो 7 से प्लस है, तो कैसा पीएच है, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। सो करेक्ट आंसर इज स्लाइटली, इसको एसिडिक या वैसे कुछ नहीं बनाना है, स्लाइटली अल्कलाइन, जो नॉर्मल ब्लड का पीएच है वही प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करा पाएगा। करेक्ट इज डी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
बता चुकी हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन क्या है, H2O प्लस CO2 को कंबाइन करा के क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है कार्बोनिक एसिड का, या H2CO3। फिर ये सी, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे भी वर्क करता है, इसको H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट में भी ब्रेक करता है। तो कहाँ पे रिएक्शन चल रही है, आरबीसी में, तो आरबीसी में ये मिलेगा हमारा, ठीक है ना। करेक्ट इज ए। नेक्स्ट, इन द टिश्यूज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यूज के अंदर अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या करेगा, इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए नहीं भाई, ये आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, हम उसको फटाफट बाहर निकालना है, तो वो हाइड्रोजन की एफिनिटी क्यों इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बट डिक्रीज इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन। सोच सकता है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू, नहीं भाई डिक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सोचो। देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे टिश्यूज के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई है, तो जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो जाता है, तो वो आपके O2 को कंबाइन नहीं होने देगा ना। क्यों, क्योंकि CO2 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है, 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर CO2 की ज्यादा हुई तो वो O2 को तो बाइंड करने नहीं देगा, तो यहाँ पे एफिनिटी को, किसको एफिनिटी को इंक्रीज डिक्रीज कराएगा, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ CO2 एंड डिक्रीज एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की एफिनिटी को डिक्रीज कराएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे लिखा है इन्होंने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एफिनिटी, नहीं, एफिनिटी बोथ ऑक्सीजन दोनों की डिक्रीज करे, नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन की डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है, ये तो H पॉजिटिव अपने साथ लेके चलेगी, तो अपनी एफिनिटी बढ़ाएगी तो हाइड्रोजन की भी एफिनिटी बढ़ाएगी, CO2 की कम करेगी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की ज्यादा होती है, कितनी, सिर्फ 20% होती है। अब कैसे, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है ना कि आप लोगों का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो CO2 की 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कितनी है, वो अराउंड 80% हो गया, और ये ऑक्सीजन वाली 20% रह गया। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर, हमने मार्क कर दिया है। यहाँ तक हमारा फिनिश होता है आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आया है या कहीं पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, किसी ऑप्शन का आपको लगता है कि मैम ये आंसर नहीं, इसका ये आंसर होना चाहिए था, तो आप लोग यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आप कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर एज वेल एज आपका क्या क्वेरी है आप मुझे लिख के दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट में भी रिजॉल्व कराएंगे, एंड हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड आप लोगों का एक प्यारा सा फीडबैक जरूर चाहिएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा वीडियो के अंदर, एंड आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। बाय एवरीवन।